नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसुधा स्टडी केंद्र पर। तो आज है 13 जनवरी 2025 और आज की हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा जीनोम, फिर होगा नोटो, देन होगा INSR पार्कशील के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फंगल इन्फेक्शन और फिर स्पेडिक्स मिशन के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को डिटेल्स में। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरपोल के प्रकार क्या होते हैं और इसका संबंध भारत से किस प्रकार है। तो आइए अब हम इन सबको पढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जीनोम से हमारा तात्पर्य है कि जीनोम एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है जैसे हम पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं। उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को वो किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार उसे तोड़ा जाता है और किस प्रकार से उसे समझना है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं हमारा जो इंडियन प्रोजेक्ट है जीनोम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का संबोधन मुख्य बिंदु है इसके कुछ, जिसमें है प्रोजेक्ट का परिचय हम बताते हैं पहले। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है। 5 साल पहले स्वीकृत कोविड चुनौतियों के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा हुआ है ये। 20 साल से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IISc, IITS, CSIR, DBT, ब्रिक्स की भागीदारी। प्रोजेक्ट की उपलब्धि, इसमें 10,000 भारतीयों के जीनोम सीक्वेंस डेटा का संग्रह। इसका तीसरा मुख्य बिंदु है कि स्वास्थ्य एवं अनुसंधान पर प्रभाव, आनुवांशिक बीमारियों की पहचान और उपचार में मदद करता है। सिकिल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के लिए विशेष समाधान करता है। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करना। और इसका चौथा मुख्य बिंदु है जैव अर्थव्यवस्था और नवाचार। जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास का संयोजन सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर अब 150 बिलियन से अधिक हो गई है। और बायो 3 पॉलिसी के तहत नवाचार वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी भारत की अग्रणी भूमिका हुई है। तो देखिए इसके अन्य मुख्य बिंदु के आधार पर कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कैसे भूमिका निभाई। सस्ती और प्रभावी दवाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। कोविड-19 के दौरान फार्मा क्षेत्र की मजबूती हुई है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, 10,000 प्लस अटल टिंकरिंग लैब छात्रों को नवाचार में मदद मिली है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत को 21वीं सदी की ज्ञान और नवाचार केंद्र बनाने की योजना। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका बढ़ी है और प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। तो और इसमें और भी मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान कोष के लिए भी काफी महत्व है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और पर्यावरण स्वास्थ्य में अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। तो आइए अब हम पनामा कैनल को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज ये है कि पनामा कैनल में अब पानी कम होता जा रहा है, जिस वजह से व्यापार इत्यादि पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इसको पूरी तरह से डिटेल्स में समझने के लिए हम आगे देखते हैं, इसके द्वारा हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए पनामा नहर क्या है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित एक 82 किलोमीटर लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, पनामा नहर क्यों महत्वपूर्ण है। पनामा नहर बनने से पहले अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को दक्षिण अमेरिका में कैप हॉर्न के चारों ओर से होकर जाना पड़ता था। यह यात्रा नहर से होकर जाने की तुलना में लगभग 8,000 समुद्री मील लंबी थी और इसे पूरा करने में लगभग 2 महीने लगते थे। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच की सभी यात्राएं नहर से लेकर होकर जाने से हजारों समुद्री मील कम हो जाती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसने हमारे टाइम को कम कर दिया है। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और अब कम लगता है। पनामा नहर कैसे बनी, तो हम देख सकते हैं कि पनामा नहर का निर्माण चार्गेस नदी पर बांध बनाकर किया गया था, जिससे गैटुन झील और मैडिन झील का निर्माण हुआ। 2 झीलों के बीच और महाद्वीप विभाजन के ऊपर नदी से गिलार्ड कट खोदा गया। अटलांटिक महासागर और गैटुन झील के बीच तालाबों का निर्माण किया गया ताकि नावों को झील तक लाया जा सके। हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका ये कारण है क्योंकि हाल के समय में पनामा नहर सूखी स्थिति के कारण में चर्चा रही है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप
नहर के जल स्तर में कमी आई है, जिससे जहाजों के आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। नहर से गुजरने वाले जहाजों के आकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे बड़े जहाजों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। अब देखो हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो ने स्पेडिक्स मिशन अभी सफलतापूर्वक उसमें होने वाला है, उसका सफलता मिलने वाली है। तो वो अगर उसको इसमें सफलता मिल जाती है तो वो जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों के साथ उनके साथ एक पोजीशन उसे मिल जाएगी और इसके बारे में हम डिटेल से आगे समझ सकते हैं। तो देखिए इसरो स्पेडिक्स डॉकिंग मिशन लाइव अपडेट, अगर इसमें हम देखें इसके मुख्य बिंदु क्या है कि इसरो का स्पेडिक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन 2 छोटे उपग्रहों जैसे चैसर टारगेट को अंतरिक्ष में डॉकिंग करने का पहला प्रयास है। 12 जनवरी को परीक्षण प्रयास के दौरान दोनों उपग्रहों 3 मीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक पहुंचे, लेकिन डॉकिंग से पहले डेटा विश्लेषण के लिए उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत चौथा देश बनेगा अमेरिका, रूस और चीन के बाद होगा जो स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करेगा। यह तकनीक भविष्य में चंद्रयान 4 भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन और मानव युक्त चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे मून मिशन को बताया जा रहा है कि 2040 तक हम कर लेंगे और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएंगे। और स्पेडिक्स मिशन क्या है देखें तो ये 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था और इसमें रडार, लेजर, रेंज फाइंडर, प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर का उपयोग किया जा रहा है ताकि उपग्रह एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति और गति को सटीक रूप से माप सके। मिशन का एक अन्य प्रमुख हिस्सा बायोलॉजिकल प्रयोग भी है, जिसमें कॉपी बीज को मतलब कि लोबिया के बीज को अंकुरित कर अंतरिक्ष में पौधे उगाने का प्रयास किया गया है। डॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो डॉकिंग प्रक्रिया में 2 उपग्रहों को एक ही कक्षा में लाकर आपस में जोड़ना शामिल है। ये तकनीक उन मिशनों के लिए जरूरी है जहां भारी उपकरण या मॉड्यूल को अलग अलग करता है। और जब अब देखें हम स्पेडिक्स मिशन में देरी क्यों हुई है, तो पहले 9 जनवरी को डॉकिंग का प्रयास किया जाना था, लेकिन उपग्रहों की अपेक्षा के अधिक ड्रिफ्ट होने के कारण इसे स्थगित कर दिया। अब इसरो वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके बाद अगला प्रयास किया जाएगा। भारत का अंतरिक्ष भविष्य अगर हम देखें तो भारत ने ये प्लान किया है कि 2018 में वो पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करेगा। देन उसके बाद वो 2035 में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। उसके बाद 2040 में भारत का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन होगा। फिर वीनस मिशन पर वो ट्राई करेगा। भारत जल्द ही शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भी एक मिशन लॉन्च करेगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक फंगस इन्फेक्शन जिसे कि हम ट्राइकोफाइटिन इंडोटनी भी कहते हैं और इसमें मतलब कि किस तरीके से स्किन पर ये बीमारी फैलती है और ये कितनी हानिकारक है इसको हम समझते हैं और चलिए देखते हैं। तो 30 से अधिक त्वचा विशेषज्ञों ने त्वचा रोग पैदा करने वाले कवक ट्राइकोफाइटिन इंडोटनी जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। उनका तर्क है कि 40 से अधिक देशों में इसके बारे में सूचना मिली है, लेकिन भारत के मूल देश होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ट्राइकोफाइटिन इंडोटनी के बारे में अगर हम वो बताएं तो इसमें ये एक फंगल रोगजनक है जो कठिन उपचार वाले त्वचा संक्रमण का कारण बन सकता है, जिसके मामले भारत में व्यापक रूप से सामने आए हैं। इस कवक का नाम 2020 में एक जापानी समूह द्वारा भारत और नेपाल से प्राप्त 2 नमूने के आधार पर भारत के नाम पर रखा गया था, जो कि नए रोगजनक की पहचान और देश के आधार पर रोगजनक देश के नाम पर करने की अकादमिक प्रथा का बताता है। और जैसे अगर हम नोटों के बारे में पढ़े तो नोटों की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। और इसमें ये देखते हैं कि अंग दान और अंग खरीदना, बेचना और किसको किस प्रकार से संचालित करना है वो इसमें देखते हैं। आइए अब हम इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन
ने हाल ही में घोषणा की कि अंगदान करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। राष्ट्रीय अंग एक उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के बारे में अगर हम देखें तो नोटो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित है। ये राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार गतिविधियां चलाने के लिए एक शीर्ष संगठन है। नोटो देश में अंग प्राप्ति और वितरण की एक कुशल और संगठित प्रणाली प्रदान करता है तथा अंगों और उत्तकों के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की राष्ट्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव करता है। और अब आगे देखें तो इसके निम्नलिखित 2 प्रभाग हैं, राष्ट्रीय मानव अंग और उत्तक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्क। अब इसमें हम देखें तो ये है, यह देश में अंगों और उत्तकों की खरीद और वितरण तथा अंग और उत्तक दान और प्रत्यारोपण के पंजीकरण के लिए समन्वय और नेटवर्किंग की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 के अनुसार इसे अनिवार्य किया गया। राष्ट्रीय जैव पदार्थ केंद्र, राष्ट्रीय उत्तक बैंक। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 में उत्तक दान और उत्तक बैंकों के पंजीकरण के घटक को शामिल किया गया। केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटन तथा विभिन्न उत्तकों की उपलब्धता में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना है। तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स को देखेंगे कि INS वागशीर। INS वागशीर एक मतलब 75 का वो जो 6 पनडुब्बियां थी उनमें से एक पनडुब्बी है जो कि छठी पनडुब्बी और जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो INS मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर की डिलीवरी के साथ भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। INS वागशीर के बारे में, ये भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की छठी पनडुब्बी है। इसका नाम रेत मछली के नाम पर रखा गया, जो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक घातक गहरे समुद्री शिकारी मछली है। इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था और इसके व्यापक परीक्षण किए गए थे, जिसमें इसकी सशक्ति, फैन शक्ति, स्टील्थ विशेषता और युद्ध दक्षता का परीक्षण किया गया था। तो अब आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें उन्नत स्टेल्थ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिसमें कम विकिरणित शोर स्तर और परिष्कृत हाइड्रोडायनामिक डिजाइन शामिल है, जो इसे दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक बनाता है। इसकी लड़ाकू क्षमताओं में टोरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलें जैसे सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग शामिल है, जो आक्रामक रक्षात्मक दोनों नौसैनिक अभियानों में इस भूमिका को मजबूत करता है। इसे पनडुब्बी रोधी युद्ध से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने तक के व्यापक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है तथा यह विविध समुद्री वातावरण में संचालन करने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें स्वदेशी रूप में विकसित प्रणालियां जैसे एयर कंडीशनिंग जाट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप इसमें PPT कमेंट कर सकते हैं और हम आपको PPT प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।